नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पाठ है स्मृति, जो 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का दूसरा पाठ है। स्मृति इस पाठ के लेखक है श्रीराम शर्मा। लेखक श्रीराम शर्मा का जीवन काल 1896 से 1967 का रहा। प्रारंभ में अध्यापन का कार्य करने के बाद ये लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। तो इनके पाठ पर चलते हैं। जैसा कि शीर्षक से यह स्पष्ट होता है कि यह पाठ लेखक की स्मृति यानी यादें हैं। तो इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की कभी न भूलने वाली एक घटना का वर्णन किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों की सहज जिज्ञासा और उनकी शरारतें कभी कभी उनके जीवन को संकट में डाल देती है। ऐसी ही एक घटना जिसमें लेखक बचपन में अपनी जान जोखिम में डाल देता है, उस परिस्थिति की गंभीरता और खतरे के प्रत्येक क्षण का सजीव वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। सजीव वर्णन मतलब इस तरह से वर्णन किया गया है कि पढ़ने या सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। तो लेखक लिखते हैं कि सन 1908 ईस्वी की बात है, यानी उस वक्त लेखक की उम्र 11 साल थी। तब कड़ाके की सर्दी का समय था और शाम के 3:30 या 4 बजे के आसपास लेखक अपने दोस्तों के साथ बेर तोड़ के खा रहे थे कि तभी एक आदमी ने उन्हें आवाज़ लगाई कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, जल्दी घर लौट जाओ। लेखक जो है वो अपने बड़े भाई से बहुत डरता था, इसलिए तुरंत घर की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि पता नहीं कौन से कसूर हो गया, किस कसूर में आज घर जाने पे मार पड़ेगी, कहीं बेर तोड़ने के अपराध में या इतनी शाम तक घर में नहीं होने के कारण भाई साहब की मार ना पड़े। और डरते डरते घर में घुसा, लेकिन अपने बड़े भाई को पत्र लिखते देखकर उनका पिटने का डर दूर हो गया। उनके भाई साहब ने उन्हें 3 चिट्ठियां देते हुए कहा कि इन्हें मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ, ये बड़ी जरूरी चिट्ठियां हैं। कड़ाके की ठंड थी, इसलिए लेखक और उनके छोटे भाई ने धोती से अपने अपने कानों को बांधा और एक धोती में थोड़े चने भुनाने के लिए ले लिए और चिट्ठियों को लेखक अपने टोपी में रख लिया क्योंकि उनके कुर्ते में जेबें नहीं थी। फिर दोनों भाई अपने अपने डंडे लेकर चल दिए। लेखक कहते हैं कि उस वक्त उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना तो इस उम्र में राइफल में भी नहीं है। पहले लोग कहीं भी आते जाते वक्त साथ में डंडा लेकर चलते थे, या अभी भी गाँव में जो है हमेशा डंडा साथ में रखते हैं, क्योंकि डंडा एक ऐसा हथियार होता था जिससे कि अनेकों काम होते थे। रास्ते में कोई जानवर या जीव जंतु आए तो उसे काबू करना, या पेड़ पर से आम या कोई फल तोड़ना हो, या किसी से बात बेबात लड़ाई ही हो जाए, तो हर काम के लिए डंडा ही साथ में होता था। लेखक का डंडा भी अनेक सांपों का नारायण वाहन हो चुका था। इसका मतलब कि बहुत सारे सांपों को मार चुका था उस डंडे से लेखक ने। तो लेखक और उनका छोटा भाई अपने अपने डंडे लेकर उछलते कूदते चल दिए और उस कुएं के पास पहुंच गए जो कि मक्खनपुर जाने के रास्ते में पड़ता था। वो एक 24 हाथ गहरा यानी लगभग 36 फुट गहरा कच्चा कुआं था जिसमें पानी नहीं था। वो सूखा हुआ कुआं था और उसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। मक्खनपुर पढ़ने जाते समय और लौटते समय लेखक और उसके सहपाठी उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते थे और सांप की आवाज सुनते थे। जब भी ढेला मारते तो सांप गुस्से से फुफकारता था, तो फिर बच्चों को मजा आता था। वो बार बार ढेला डाल के और उसकी आवाज को सुनना चाहते थे। तो लेखक जब भी ढेला मारता था तो एक हाथ से अपनी टोपी उतारता और दूसरे हाथ से ढेला मारता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। इसलिए जैसे ही वो दोनों कुएं की ओर से गुजरे, कुएं में ढेला फेंककर सांप की फुसकार सुनने की इच्छा हुई और आदतवश लेखक जो है आज भी एक हाथ से टोपी उतारते हुए दूसरे हाथ से ढेला जो है सांप पे गिरा दिया। जैसे ही टोपी उतरी, टोपी में रखी तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। अब तो लेखक की मानो जान ही निकल गई। दोनों भाई कुएं की पाट पर बैठकर रोने लगे। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेखक जो कि उस समय
11-12 साल का बच्चा है, उसे माँ की गोद की याद आती है कि काश माँ आकर छाती से लगाकर यह कह देती, कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। लेखक विवश है। एक तरफ भाई की पिटाई का डर था तो दूसरी तरफ चिट्ठियाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी का बोझ, क्योंकि ज़रूरी चिट्ठियाँ थी, उन्हें पहुँचाना था। लेखक दुविधा में पड़ा हुआ है। शाम भी ढलते जा रही है। अंत में लेखक निर्णय लेता है कि वह कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालेगा। यह अति भयानक निर्णय था, साक्षात मौत को गले लगाने के समान। छोटा भाई रोने लगा, लेकिन लेखक इस विश्वास के साथ कुएं में घुसने की ठानता है कि पहले सांप को मार देगा और फिर चिट्ठियाँ उठा लेगा। फिर वो जो धोतियाँ उन दोनों ने पहन रखी थी, 2 कानों में बांधी थी और एक में चना बांध कर लाए थे, उन 5 धोतियों को एक दूसरे से बांधकर और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं में उतरने का जुगाड़ कर लिया। धोती के एक सिरे से डंडे को बांधा और दूसरा सिरा डेंग से कड़ी करके बांध दिया। डेंग जो कुएं के पास लकड़ी का व्हील जैसा बना होता है, जिसमें कि रस्सी लगाकर बाल्टी को नीचे कुएं में लटकाते हैं, तो उसी डेंग से बांध दिया और छोटे भाई को, जो कि केवल 8 साल का था, उसे मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। फिर लेखक कहता है कि कुएं में घुसते समय छोटे भाई को यह विश्वास दिलाया कि नीचे पहुंचते ही सांप को मैं मार दूंगा। इसके पहले भी मैंने अनेक सांप मारे हैं इसी डंडे से, परंतु कुएं में उतरने के बाद धरातल से 4-5 गज अभी ऊपर ही था कि नीचे ध्यान से देखा तो सांप फन फैलाकर एक हाथ ऊपर उठकर लहरा रहा था। अब तो जो है लेखक का सर चकरा गया, क्योंकि रोज उस सांप पर बच्चे पत्थर मारते थे, उसे परेशान करते थे, तो वो सांप तो वैसे ही गुस्से से भरा हुआ था, किसी पर भी अपना जहर उगलने के लिए तैयार बैठा था। अगर एक बार किसी को डस जाए तो उसका बचना मुश्किल था। तो जो है गुस्से से सांप फन फैलाकर और बैठा हुआ है। लेखक धोती पकड़े कुएं के बीचों बीच लटक रहा था, क्योंकि धोती डेंग से बंधी थी, इसलिए बीचों बीच लटक रही थी रस्सी। लेखक ने दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, क्योंकि जो कुआं था वो कच्चा कुआं था, उसकी जो दीवारें थी वो ईंट की नहीं थी, तो मिट्टी खिसक के नीचे गिर गई और सांप फुफकारते हुए उस पर मुंह मारा और इनकी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। इससे लेखक को सांप से दूरी बनाकर कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया और लेखक सांप के सम्मुख यानी सामने दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। 2 चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी और एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी थी। चूंकि अभी तक सांप ने कोई हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडा से फन दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप के दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया चिट्ठी लेने के लिए, सांप ने अपना विष छोड़ दिया जो डंडे पर लगा और डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। ऊपर खड़े छोटे भाई की तो चीख निकल गई। उसे लगा कि जा भाई का तो काम तमाम हो गया, परंतु दैववश देवी की भगवान की कृपा से जो है वो लेखक को विष जो है वो डंडे पे जा लगा था। डंडे पे पस लगा हुआ था, लेखक ने देखा, यानी जो उसका जो जहर था वो डंडे पे लगा हुआ था, तो लेखक बच गया था। लेखक ने डंडा उठाकर जैसे ही फिर वार किया, सांप कुंडली मारता हुआ डंडे से चिपट गया। इस बार लेखक के हाथ से डंडा तो नहीं छूटा, परंतु डर तथा आतंक से अपनी ओर को खींच गया। सांप का पिछला भाग भी लेखक के हाथों से छू गया। इस क्रम में सांप और लेखक दोनों के जगह बदल गए और जगह बदलते ही तुरंत लेखक ने लिफाफे और पोस्टकार्ड उठाकर धोती के छोर में बांध दिया। जो धोती वाली रस्सी लटक रही थी उसमें उन चिट्ठियों को लेखक ने बांध दिया और उनके छोटे भाई ने उन्हें तुरंत ऊपर खींच लिया। अब लेखक उस 11 वर्ष की उम्र में केवल हाथों के सहारे 36 फीट ऊपर चढ़कर कुएं के बाहर निकला। लेखक की बाहें दर्द से भर गई थी, छाती फूल गई और बुरी तरह से हाँफ रहा था। ऊपर आकर बेहाल सा थोड़ी देर पड़ा रहा, फिर धोती कुर्ता झाड़ के पहन लिया। एक लड़का जिसने ऊपर चढ़ते हुए देखा था उसे इस बात के लिए राजी किया कि वह इस घटना के बारे में किसी से नहीं बताएगा
और उन दोनों भाइयों ने भी घर जाकर किसी से कुछ नहीं बताया। 7 सालों के बाद सन 1915 ईस्वी में जब लेखक 10th पास कर लेता है, फिर वो इस घटना को अपनी माँ को सुनाता है। तब उनकी माँ भावुक होकर उन्हें अपनी गोद में इस तरह से छिपा लेती है जैसे कोई चिड़िया अपने पंखों के नीचे अपने बच्चे को छिपा लेती है। क्योंकि ये घटना बीत चुकी थी, फिर भी माँ के लिए एक बहुत ही डरावना अनुभव था। इस परिस्थिति से उसके बच्चे ने कैसे सामना किया होगा, अगर कुछ हो जाता तो, ये सोच के ही जो है माँ भी डर से सिहर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। किसी शब्द का अर्थ या कुछ भी जो नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।